everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Now we will discuss MA 4 semester. Paper second. Name is Cultural and Marginal Studies. Understood? ये एंड है ना कि सी, इसको आप यहाँ से ये इस तरह से, ठीक है? ओके। हाँ जी, क्या है पेपर का नाम? कल्चरल एंड मार्जिनल स्टडीज़। आज यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं प्रीवियस ईयर्स के कंक्लूजन के थ्रू। आप मेरे चैनल को और इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। चलिए पहले हम इस पेपर का नाम समझ लेते हैं। इस नाम का मतलब क्या है? कल्चरल एंड मार्जिनल स्टडीज़। जैसे कि आपको लग रहा होगा, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक और मार्जिनल स्टडीज़ कहा जाता है ऐसे लोग जिनको किसी वजह से हाशिए पर कर दिया गया। समझ में आया? वो संस्कृति के आधार पे किया जा सकता है, वो जो है ट्रेडिशन के बेस पर उनको मार्जिनल किया जा सकता है। मतलब हम इस पेपर के अंदर जो डिस्कशन करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो इस बात पे फोकस करके करते हैं कि ऐसे पिछड़े हुए लोग जो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, जो ज़्यादा जिनके अंदर लिटरेसी रेशियो कम था, या उनके अंदर जो था सोशल डेवलपमेंट कम था, या वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, ठीक है, या उनमें वो मॉडर्निज़म को वो अडॉप्ट नहीं कर पाए, उन्होंने मॉडर्निज़म को नहीं अपनाया, तो ऐसे लोग कहाँ चले जाएंगे? हाशिए पर चले जाएंगे। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो डेवलपमेंट अपने सामने देख भी रहे, होना भी चाहते हैं, लेकिन वो अपनी संस्कृति को छोड़ के उस मॉडर्निज़म की तरफ नहीं आना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए ये पेपर बना जिसका नाम था कल्चरल एंड मार्जिनल स्टडीज़। अंडरस्टूड? अब आपको बहुत अच्छे से इस पेपर का नाम समझ में आ गया होगा कि पेपर का नाम ही है संस्कृति और हाशिए पर पड़े हुए लोगों के ऊपर स्टडीज़ की गई। तो उसमें जब स्टडीज़ की, जिन ऑथर ने इसको लेकर के वर्क लिखा, बस वही आपका इस पेपर में देखने को मिलेगा, वही वर्क और उसके राइटर। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द की कॉन्सेप्ट इन कल्चरल स्टडीज़। तो सबसे पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को ही समझिए कि व्हाट इज़ द कल्चरल स्टडीज़। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब ए सोर्सेज ऑफ पॉपुलर कल्चरल स्टडीज़। कल्चरल स्टडीज़ के ऊपर लिखे गए वो फेमस वर्क या वो फेमस सोर्सेज ऑफ पॉपुलर जिनके बारे में हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो उनका डिस्क्रिप्शन देना है, उनकी व्याख्या करनी है। डिस्क्राइब का मतलब होता है व्याख्या करना। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द दलित मार्जिनलिटी। अब देखिए, दलित समाज हम लोगों में क्या कहा जाता है? वो मार्जिनल ही तो कहा जाता है। उनके ऊपर जो लिखा गया, उनके ऊपर जिस राइटर ने उनकी फीलिंग्स को लिखा, उनके साथ हो रहे एक्सप्लॉयटेशन को लिखा, या उनके ऊपर जो एक तरह का जुल्म होता था दलित लोगों के ऊपर, तो उसके ऊपर जिन राइटर्स ने लिखा, तो उन्होंने एक काम क्या किया? उन्होंने मार्जिनल स्टडीज़ का काम किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द दलित मार्जिनलिटी। आप दलित जो कि हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं उनकी व्याख्या करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकल एग्जामिन द एनालिसिस ऑफ कल्चर बाय रेमंड विलियम्स। आपको क्रिटिकल एग्जामिन करना है, विश्लेषण भी करना है किनका? रेमंड विलियम्स के द्वारा, जब उन्होंने एक कल्चर को लेकर के वर्क लिखा। तो उनके यहाँ का जो कल्चर था रेमंड विलियम्स का, उन्होंने अपने यहाँ के कल्चर को लिखा। अब देखिए, अमेरिका में तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ तो जाति पाति नहीं है, लेकिन वहाँ किस बात का झगड़ा है? गोरे और कालों का। मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो नीग्रो लोग हैं उनके साथ में एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो अब यहाँ पे नीग्रो लोग कहाँ चले जाएंगे? मार्जिनल स्टडीज़ में चले जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ द आर्ट इज़ अफेक्टिंग फैसिज्म एंड कैपिटलिज्म, डिस्कस इट। आप इसको समझिए कि ये जो आर्ट होता है इसका क्या प्रभाव पड़ा फासिज्म और कैपिटलिज्म पर। कैपिटलिज्म मतलब जो पूंजीवाद था, और फासिज्म वो लोग जो कि थोड़ा गरीब थे, वो उस तरफ नहीं जा पाए, यानी उनके पास धन जो था वो ज़्यादा नहीं था, वो मिडिल क्लास के लोग थे, तो उनके ऊपर कला का कैसे और किस तरह से प्रभाव पड़ा, ये आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द समरी ऑफ क्रिटिकल डायलॉग्स इन कल्चरल स्टडीज़। समरी देनी है आपको क्रिटिकल डायलॉग्स के थ्रू, किसमें? कल्चरल स्टडीज़ में। इसकी आपको व्याख्या करनी है उसकी समरी देते हुए। क्रिटिकल डायलॉग्स एक वर्क है, किस में लिखा गया? कल्चरल स्टडीज़ में लिखा गया, तो आप इसकी समरी को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द व्यू पॉइंट ऑफ अहमद एंड जेमसन ऑन नेशनल एलेगरी। नेशनल एलेगरी के ऊपर अहमद और जेमसन के जो व्यू पॉइंट है उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज महात्मा गांधीज रेस्पॉन्स टू बी आर अम्बेडकर स्पीच। महात्मा गांधी का क्या रेस्पॉन्स था जब बी आर अम्बेडकर ने स्पीच दी?
अब आप जानते हैं बी आर अम्बेडकर किस उसमें से आते थे, मार्जिनल कम्युनिटी से आते थे, हाशिए पर पड़े हुए लोगों में से ही बी आर अम्बेडकर आते थे। लेकिन फिर बाद में गांधी जी ने उनको क्या रिस्पॉन्स दिया, महात्मा गांधी उनको बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे, मानते थे, क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड हो गए थे। तो बी आर अम्बेडकर स्पीच के बारे में गांधी जी का क्या रिस्पॉन्स रहा, ये आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट पोएटिक टेक्निक इन द वाइट मैन्स बर्डन। आपको पोएटिक टेक्निक्स जो यूज़ की गई हैं वाइट मैन्स बर्डन वर्क में, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये भी आपका एक वर्क है जिसका नाम क्या है, वाइट मैन्स बर्डन, और इसके अंदर जो टेक्निक्स यूज़ हुई हैं उन टेक्निक्स का डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, डेस्क्राइब द थीम ऑफ द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन जो आपका वर्क है उसको आपको डेस्क्राइब करना है, इसकी थीम को। ये दिया गया है, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में पूछा गया, 3-4 ईयर के अगर हम क्वेश्चन उठा करके बात करें तो हमने वही क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए, जिनके 99% उम्मीद है कि आपके पेपर में ज़रूर ये देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द थीम ऑफ इट्स नेवर टू लेट ए लाइफ स्टोरी बाय एमिली वॉशिंस। एमिली वॉशिंस के द्वारा लिखा गया एक वर्क जिसका नाम है इट्स नेवर टू लेट ए लाइफ स्टोरी। इसकी थीम क्या थी, इसका आप डिस्कशन कर दीजिए। बस यही सब तो पूछा जाएगा। आप वर्क देखिए, और मैंने बार बार आपसे कहा आप राइटर देखिए, फिर उसका वर्क, फिर उसकी थीम, प्लॉट, समरी, इन 2-3 चीज़ों पे आप फोकस कर लीजिए। प्लॉट, थीम, समरी। ठीक है, समरी याद कर लेंगे आपका प्लॉट का काम हो गया, प्लॉट याद कर लेंगे आपकी थीम और समरी का काम हो गया, और अगर आप थीम याद कर लेंगे तो आपकी प्लॉट और समरी आपकी कंप्लीट हो गई। ऐसे समझ के चलिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से बस फोकस करिए अपने राइटर पे प्लस उसके वर्क पर। क्वेश्चन कितना भी वो घुमा फिरा के पूछे, आपको वही लिखना है जो आपने उस राइटर के बारे में याद किया है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस अबाउट द फिक्शन ऑफ उर्मिला पवार नेम्ड सिक्स फिंगर। सिक्स फिंगर नाम का जो नॉवेल है उसे उर्मिला पवार ने लिखा, तो इस फिक्शन यानी इस स्टोरी के बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज गोरा बिकम ए मिरर ऑफ द इंडियन रेनेशा, एक्सप्लेन इट। इंडियन रेनेशा बोला जाता है पुनर्जागरण काल। तो इंडिया में जब पुनर्जागरण काल हो रहा था उस टाइम पे गोरा बिकम ए मिरर एक वर्क लिखा गया, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या देनी है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द प्लॉट ऑफ द फिल्म आक्रोश डायरेक्टेड बाय गोविंद। गोविंद के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म आक्रोश का प्लॉट तैयार करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, describe the film India Untouched Stories of a Pupil, a part directed by Stalin K। भारत में इंडिया में अनटच्ड स्टोरी को के लोगों को, मतलब जो हमारे अछूत लोग थे, उनके ऊपर जो कहानियाँ लिखी गई, फिर उनके ऊपर फिल्मों को क्या किया गया, डायरेक्टेड किया गया। तो जो फिल्मों को जिसने भी डायरेक्ट किया, जो भी डायरेक्टर होते थे, तो किसने डायरेक्टेड किया है, स्टालिन के द्वारा डायरेक्ट हुई एक फिल्म जिसका नाम था इंडिया अनटच्ड स्टोरीज ऑफ ए पीपल। तो आप इसको ध्यान दीजिए कि द फिल्म इंडिया अनटच्ड स्टोरीज ऑफ ए पीपल अ पार्ट डायरेक्टेड बाय स्टालिन के लिखी गई है, स्टालिन के डायरेक्टेड की गई है स्टालिन के द्वारा। तो इन्होंने इस फिल्म में जो भी दिखाया है, अगर आप इसकी समरी को पढ़ेंगे, इसके प्लॉट और थीम तैयार कर लीजिए, तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द प्लॉट ऑफ द इनोसेंट्स लॉस्ट मूवीज एनालिसिस डायरेक्टेड बाय जैसी के द्वारा डायरेक्ट की गई ये मूवीज जिसका नाम था द इनोसेंट लॉस्ट, मासूमियत को खो देना। आप इसी से प्लॉट, और इसकी सिर्फ वो प्लॉट याद करवा रहा है आपसे, तो आप इसके प्लॉट को लिख करके आइएगा। मैंने अभी आपसे क्या कहा, अगर आप समरी याद कर लेते हैं तो प्लॉट और थीम तो आप 100% याद हो गई आपके। अगर आप प्लॉट याद कर लेते हैं और समरी पूछ लेता है तो भी आपको यही लिखना है, और अगर वो थीम पूछ लेता है और आपके प्लॉट याद है तो आप उसी को लिख आइएगा आंसर में। आपका बहुत अच्छे आप मार्क्स गेन करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही जो है अपने को परेशान करने की ज़रूरत है कि मैं तो कुछ और याद करके आया था और मुझे यहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये नहीं सोचना है, बस वर्क और ऑथर अपना जो है उसको आप मैच कर लीजिएगा, बस आप वही लिख दीजिए जो आप याद करके गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द समरी ऑफ हेनरी कैंडल्स द लास्ट ऑफ हिज ट्राइब। हेनरी कैंडल्स का जो वर्क है जिसका नाम है द लास्ट ऑफ हिज ट्राइब, इसकी समरी को आप लिख दीजिएगा, समरी याद कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस द स्पीकर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ गॉडल्पो नेटल। आपको उस स्पीकर के डिस्कस द स्पीकर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ गॉडलिप नेटल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, और जो नरेटर है जिसने इनकी लाइफ को लेकर के बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, तो उस स्पीकर के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है।
अब ये थे आपके 18 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन निकाले गए हैं। सिर्फ आपके लिए मैंने ये काम किया है ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि बीच में कोई आपकी छुट्टी भी नहीं मिलेगी। तो आप अभी से अगर क्वेश्चन तैयार करेंगे तो हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सभी बच्चे जो एमए के मेरे स्टूडेंट्स हैं एमए 4 सेमेस्टर के, वो बिल्कुल टेंशन ना लें, ना ही पैनिक हो एग्ज़ाम को लेकर के। बस आपको जो कहा जा रहा है उस हिसाब से आप याद करिए और उसी तरह से वहाँ पर लिखाइएगा, ठीक है? आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे और मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों के लिए कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें और अपने एमए 4 सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके यहाँ से अलविदा कहें हमारे कॉलेज से, ठीक? ओके, चलिए सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।